नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्रिकेट के लिए शोर कौन मार गया बाजी। देश में जाति आधारित जनगणना का मुद्दा लंबे समय से बहस का विषय बना हुआ है। इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में मजबूत तर्क हैं और यह सवाल अब सामाजिक संवेदना से जुड़ा हुआ है। क्या जातिगत आंकड़ों का संग्रह सामाजिक न्याय की नींव रखेगा या फिर यह विभाजनकारी राजनीति को और बढ़ावा देगा? जाति आधारित जनगणना के समर्थक कहते हैं कि यह नीति निर्माण की पारदर्शिता लाएगा। जब तक सरकार को यह जानकारी नहीं होगी कि कौन सा समुदाय किन हालात में रह रहा है, तब तक सही योजनाएं बनना और वास्तविक वंचितों तक लाभ पहुंचाना असंभव है। पेश है हमारी खास पेशकश। जाति जनगणना के महत्वपूर्ण फायदे। जातिगत आंकड़ों के आधार पर सरकार ज्यादा सटीक और जरूरतमंद समुदायों के लिए योजनाएं बना सकती है। ये पता चल सकेगा कि कौन सी जाति समुदाय अब भी शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। जातिगत जनसंख्या और उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए आरक्षण प्रणाली को ज्यादा न्यायसंगत और उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सकता है। कई ऐसे समुदाय जो वास्तविक रूप से वंचित हैं, लेकिन अभी तक सरकारी लाभ से वंचित हैं। जाति आधारित डेटा से असली जरूरतमंद की पहचान हो सकती है। जातिगत डेटा के माध्यम से सामाजिक योजनाओं को समावेशी और भागीदारपूर्ण बनाया जा सकता है। जब जाति पर आधारित सही आंकड़े सामने होंगे तो ये भ्रम और झूठे दावों को खत्म करने में मदद करेगा। जातिगत जनगणना से शोधकर्ताओं और सामाजिक विज्ञान के छात्रों को गंभीर और प्रामाणिक अध्ययन का अवसर मिलेगा। 22 अप्रैल को कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के बाद जिस तरह सरकार में उच्च स्तर पर बैठकों का दौर चल रहा था, तो लोग सोच रहे थे कि मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ उठाए जाने वाले कुछ और कड़े कदमों की जानकारी मिलेगी। लेकिन जब खबर आई कि केंद्र सरकार अब जातीय जनगणना कराएगी तो देशवासी चौंक गए। बहस ये छिड़ी कि इस वक्त जाति जनगणना का फैसला करने की क्या मजबूरी आ पड़ी। केंद्र सरकार की ओर से जाति जनगणना को मंजूरी देने के बाद अब भाजपा कांग्रेस के बीच श्रेय लेने की होड़ मच गई है। भाजपा जहां इसे अपना मास्टर स्ट्रोक बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे राहुल गांधी के संघर्षों की जीत बता रही है। कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है, जैसे कि पहले भी। जाति जनगणना के संभावित नुकसान। सामाजिक ध्रुवीकरण और वर्ग संघर्ष बढ़ सकता है। राजनीतिक दल जाति आंकड़ों का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। जातियों की संख्या और उपजातियों की विविधता इतनी ज्यादा है कि सही और सटीक डेटा जुटाना बेहद कठिन है। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। जाति आंकड़ों के आधार पर विभिन्न समुदाय नई आरक्षण मांगे उठा सकते हैं। जब नागरिकों की पहचान जाति के आधार पर और ज्यादा पुख्ता की जाती है तो ये भारतीयता की एकजुट भावना को कमजोर कर सकती है। जातिगत आंकड़ों से समाज के कुछ वर्गों के प्रति पूर्वाग्रह और भेदभाव की भावना बढ़ सकती है। जम्मू कश्मीर से जातीय जनगणना कनेक्शन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी कैबिनेट ने जातीय जनगणना पर बड़ा फैसला लिया। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। आम लोग चाहते हैं कि इस हमले का जवाब दिया जाए। 1990 में जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की थी, तब भी कुछ ऐसा ही माहौल था।
उन दिनों भी जम्मू कश्मीर के हालात खराब थे। आतंकवाद बहुत बढ़ गया था, कई हिंदुओं को टारगेट कर मारा गया था। लाखों की संख्या में हिंदू परिवार कश्मीर घाटी से पलायन करने को मजबूर थे। वीपी सिंह पर कश्मीर के हालात को लेकर बहुत दबाव था। क्रेडिट के लिए होड़, कौन मारेगा बाजी। पहलगाम के आतंकी हमले की तपिश अभी शांत नहीं हुई। मोदी सरकार ने विपक्ष से एक अहम मुद्दा छीनने का दांव चला दिया। अपने जन्म से ही सपा और बसपा का नारा है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपको बता दें कि कांग्रेस से ये मुद्दा हथियाने की रणनीति और लोकसभा चुनाव के परिणामों से भाजपा में भी अंदर खाने जातीय जनगणना कराने की मांग उठ रही थी। केंद्र सरकार के एकाएक लिए जातीय जनगणना कराने के फैसले का लिटमस टेस्ट भी बिहार चुनाव में हो जाएगा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने सरकार के कदम का स्वागत किया। जातीय जनगणना के इतिहास से लेकर मांग के पन्ने भी पलटे जाने लगे और एक तरह से इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में क्रेडिट वॉर छिड़ गया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को रोक दिया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी 400 पार के सपने संजोई थी। भाजपा के रथ का पहिया रोकने के पीछे सबसे बड़ा मुद्दा जातिगत जनगणना और संविधान खतरे में है, ये नैरेटिव था। लोकसभा गठन के बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने पहले ही भाषण में राहुल गांधी ने कहा था कि जातिगत जनगणना हम करवा कर रहेंगे, हम इसके लिए दबाव डालेंगे और नरेंद्र मोदी को मजबूर कर देंगे। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा और ये एक पहला कदम है, बना है और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है और सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। यूपीए सरकार ने साल 2011 में कराई थी जातिगत जनगणना। कांग्रेस के नेता ये दावे कर रहे हैं कि 2011 में जातिगत जनगणना कराई गई थी, जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली सरकार थी। वहीं बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जाति जनगणना के विषय का केवल अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया। जाति जनगणना का निर्णय सरकार की समाज और राष्ट्र के समग्र हितों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दावे आजादी के बाद देश में पहली बार जातिगत जनगणना के भी हैं। क्रेडिट वॉर और दावों के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूपीए सरकार ने 2011 में जातिगत जनगणना कराई थी। पूर्व की जाति जनगणना का सच। 2009 के आम चुनाव में जीत के साथ यूपीए सरकार सत्ता में लौटी। 2011 की जनगणना का समय करीब था। सपा, आरजेडी, जेडीयू जैसी पार्टियां जनगणना में जातियों को शामिल करने की मांग को लेकर मुखर थीं। तब गृह मंत्रालय ने लॉजिस्टिक समस्याओं के कारण गलत परिणाम की आशंका जताई। गृह मंत्रालय के इस रुख के बाद क्षेत्रीय दलों ने जातिगत जनगणना की मांग को लेकर अपनी मुहिम और तेज कर दी। सरकार ने मई 2010 में ये मामला व्यापक विमर्श के लिए प्रणब मुखर्जी की अगुवाई वाले मंत्रियों के समूह के पास भेजा। मंत्रियों के समूह ने तमाम राजनीतिक दलों से जातिगत जनगणना को लेकर उनकी राय पूछी। तब लोकसभा में विपक्ष की नेता रही बीजेपी की सुषमा स्वराज ने भी प्रणब मुखर्जी को पत्र लिखकर जातिगत जनगणना का समर्थन किया। प्रणब मुखर्जी की अगुवाई वाले मंत्रियों के समूह ने सितंबर 2010 में जातिगत जनगणना कराने के फैसले को मंजूरी दे दी। साल 2011 की जनगणना में जातियों की गणना का कॉलम भी जोड़ा गया। सरकार ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 कराई।
कहा जाता है मनमोहन सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐलान तो किया, लेकिन सर्वे ही कराया। जातियों के आंकड़े नहीं आए थे सामने। साल 2011 की जनगणना में जातियों की गिनती तो हुई, लेकिन इनसे संबंधित आंकड़े सामने नहीं आ सके। 2013 तक जनगणना के आंकड़ों को जहां अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था, वहीं साल 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस और उसकी अगुवाई वाले गठबंधन यूपीए को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। बड़ी जीत के साथ बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की सरकार बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जुलाई 2015 में इस जनगणना के शुरुआती आंकड़े जारी किए थे। जातियों को छोड़कर जनगणना के बाकी आंकड़े मोदी सरकार 1.0 के दौरान साल 2016 में जारी कर दिए गए थे। जातियों के आंकड़े सामने नहीं आए। बता दें कि जातियों के आंकड़े को लेकर सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा गया था कि एकत्रित किए गए आंकड़ों में काफी गलतियां हैं और उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साल 2021 में एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1931 में जब आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई थी, तब जातियों की संख्या 4137 थी। 2011 की जनगणना में जातियों की संख्या बढ़कर 46 लाख से भी ज्यादा हो गई। ये आंकड़ा सही नहीं हो सकता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भले ही जाति जनगणना से इनकार करते रहे हों और बटेंगे तो कटेंगे की बात करते रहे हों, पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हमेशा इसके समर्थन में बयान दिया। यही हाल पूरे देश में था। बिहार में जाति जनगणना की डिमांड करने वाले सर्वदलीय मंत्रिमंडल में स्थानीय बीजेपी के नेता भी शामिल हुए थे, पर इतना होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के भाषण का अर्थ यही निकल कर आता है कि वे जाति जनगणना नहीं चाहते हैं, पर जाति जनगणना को लेकर बीजेपी सरकार खुद कदम उठा लेगी, ऐसा भी कभी नहीं लगा। जाहिर है कि ये बात उठेगी कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आनन फानन में मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया। जाति जनगणना के श्रेय का सच्चा हकदार कौन? मोदी सरकार ने अगली जनगणना में जाति के आंकड़े शामिल करने का फैसला किया है। इससे देश में नई बहस छिड़ गई है। विपक्ष जाति जनगणना की मांग कर रहा था। सरकार का कहना है कि इससे पिछड़े वर्गों को मदद मिलेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अपनी चिर परिचित शैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों को चौंका दिया। पहलगाम के आतंकी हमले से तमतमाए देश को अचानक तब चौंका दिया जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अगली जनगणना में जाति जनगणना को भी शामिल करने को हरी झंडी दे दी गई। आपको बता दें कि राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेताओं ने इसके लिए उनके द्वारा सरकार बनाए गए दबाव की जीत बताया है। तो भाजपा ने आजादी के बाद पहली जाति जनगणना कराने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए ये कहते हुए कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया है कि अपनी सरकारों के दौरान उन्होंने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। कांग्रेस, सपा, राजद आदि विपक्षी दल इस मुद्दे को भाजपा और संघ परिवार के हिंदुत्व की काट मान रहे हैं, तो भाजपा इसे प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताते हुए विपक्ष से उसके सबसे धारदार मुद्दे को छीन लेने का दावा कर रही है। दरअसल जाति जनगणना मंडल 2 की शुरुआत है और ये भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए शेर की सवारी जैसा है, जिस पर चढ़ना आसान है लेकिन उतरने का शिकार होने का खतरा भी है। सवाल है कि जाति जनगणना की राजनीतिक पूंजी मोदी या राहुल किसके खाते में जाएगी। फिलहाल मोदी सरकार का कहना है कि इससे पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने में मदद मिलेगी। तमाम विपक्षी दल इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की ओर से भी ऐसी ही कोशिश देखी जा रही है। राहुल का कहना है कि उन्होंने सरकार को ये फैसला लेने को मजबूर कर दिया। इस चर्चा के बीच राजीव गांधी की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं। एक बिहार का डिजाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिजाइन है। उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ
रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। विरोध करते करते अचानक बदल गया मन। बीजेपी जानती है कि हिंदू पहले अपनी जाति का है, उसके बाद ही वो हिंदू धर्म का है। शायद यही कारण है कि बिहार के चुनावों में पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, जबकि संघ अब ये मानने लगा है कि जातियों बटे होने के बावजूद हिंदुओं को संगठित किया जा सकता है। ऐसे में जाति जनगणना कराना गलत नहीं होगा। हालांकि बीजेपी ने पहले जाति जनगणना का खुलकर तो नहीं, पर इनडायरेक्ट रूप से जरूर विरोध किया था। जैसे कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा गया था कि जाति जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और अव्यवहारिक है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी सहित विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस फैसले को विपक्ष के दबाव और मोदी सरकार की राजनीतिक मजबूरी से जोड़ते नजर आ रहे हैं। जातीय जनगणना की मांग कितनी पुरानी? जातीय जनगणना की मांग के जड़े 60 के दशक की। समाजवादियों का नारा था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछले पावे 100 में 60। समाजवादियों ने जब ये नारा दिया तब कांग्रेस इसके विरोध में थी। तत्कालीन जनसंघ भाजपा और वामदल भी इसके पक्ष में नहीं थे। कांग्रेस के लिए ये नारा उसके स्वर्ण, अल्पसंख्यक और दलित जनाधार के माफिक नहीं था। जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसे हिंदू समाज को जातियों में बांटने की साजिश मानता था। 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मंडल आयोग का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट 1980 में तब आई जब केंद्र में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस दोबारा सत्ता में लौटी थी। जातिगत जनगणना में गिनी जाएंगी मुस्लिमों की भी जाति। सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मुसलमानों में लगभग 40% लोग ओबीसी या SC/ST वर्ग से आते हैं। पसमानदा मुसलमानों का मानना है कि ये आंकड़ा 80 से 85% तक है। 1871 की जनगणना के अनुसार 81% मुसलमान निचली जातियों से थे। केवल 19% मुसलमान उच्च जातियों के थे। कब होगी जनगणना की शुरुआत? फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है कि जनगणना के दौरान धर्म के साथ ही जाति का भी कॉलम होगा। ये सभी के लिए होगा। बता दें कि मुस्लिम समुदाय में भी कई जातियां हैं जो इस बार की जनगणना में ये जानकारी सामने लाई जाएंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्लिम आरक्षण से जुड़ी कोई भी मांग सरकार स्वीकार नहीं करेगी। इसके पीछे धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं होने की दलील दी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी कई मौकों पर ये कह चुके हैं कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है और जब तक बीजेपी का भी सांसद संसद में है और धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। सूत्रों के मुताबिक जनगणना का काम अगले 2 से 3 महीने के भीतर शुरू हो जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को डेपुटेशन पर तैनात करने की प्रक्रिया सरकार जल्द ही शुरू करने की तैयारी में है। जनगणना से संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद जनगणना का काम 15 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। इस बार डिजिटल तरीके से भी जनगणना होगी। इस जनगणना में आधार, बायोमेट्रिक और AI का इस्तेमाल होगा। हालांकि जनगणना के आंकड़ों के विश्लेषण में 1 से 2 साल का समय लग सकता है। जनगणना के आंकड़ों के विश्लेषण का काम पूरा होने के बाद इसका पूरा डेटा रिपोर्ट की शक्ल में पेश किया जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।
की न्यूज, खबरों का सारथी।